लेट मी नो अगर मेरी आवाज़ प्रॉपरली आ रही है तो ओके। भी आज पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ये चैप्टर ना डिस्कस करना है और एक स्टोरी की तरह मैं समझाना चाहता हूँ इस पूरे चैप्टर को आपको, ठीक है, ताकि आप लोगों को ना याद रहे, चीज़ें याद रहें और रटने की ऐसा ज़रूरत ना पड़े। सबसे मेजर जो प्रॉब्लम आप लोगों को आती है इस पूरे चैप्टर में वो आती है ट्रेंड्स को याद रखने में, ठीक है, क्लासिफिकेशन को अच्छे तरीके से समझने में। तो उन्हीं से रिलेटेड मैं पूरी एक स्टोरी लाइन के थ्रू समझाना चाहूँगा कि ये एक्चुअली में चैप्टर है क्या, किस बारे में है और कैसे आप ये सारे ट्रेंड्स वगैरह याद कर सकते हो। सो साइंस की बुक का आपका चैप्टर 5 जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। मेरा बहुत ही फेवरेट चैप्टर हुआ करता था ये, क्योंकि मेरे को इसमें जब लॉजिक समझ में आया अच्छा ऐसा होता है, तो मुझे बड़ा मजा आने लगा इस चैप्टर को पढ़ने में। और इसका एक इस चैप्टर का एक बिगर वर्जन आता है जब आप 11th-12th में जाते हो। खास बात यह है कि इस चैप्टर से ही 3 से 4 चैप्टर और डिवाइड हो जाते हैं आपकी क्लास 12th में फिजिकल केमिस्ट्री में, और वहाँ पे इनऑर्गेनिक में सॉरी, और वहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि यार इतना ज्यादा डिवीजन है इसमें, हम तो 10th में बहुत ही छोटी चीजें पढ़ते थे, ठीक है। सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि यार क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। जब साइंटिस्ट्स डिस्कवर कर रहे थे कि एलिमेंट्स हमारे अर्थ में पाए जा रहे हैं और एलिमेंट्स डिस्कवर हो ही जा रहे थे, उनकी डिस्कवरी हो रही थी, तो उस समय क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, इसको मैं एक जनरल एग्जांपल से रिलेट करना चाहूंगा। जैसे आप लोग एक क्लास में आते हो, सारे स्टूडेंट्स आते हो क्लास में, ठीक है। सबसे पहले आप किस क्लास में आते हो? 10th क्लास में आते हो सारे लोग, ठीक है। तो जब आप सब लोग एग्जाम दोगे, क्लियर कर जाओगे, तो सब 11th में ग्रेजुएट हो जाओगे, है ना। इसी तरीके से 9th से आप सब लोग आए हो 10th में, लेकिन आप सब लोगों को 10th में 4 सेक्शंस में मेजरली या 5 सेक्शन में मेजरली आपको डिवाइड कर दिया, ठीक है। ए बी सी डी ई, इन सेक्शन में आपको डिवाइड कर दिया। इन सेक्शन में आपको डिवाइड क्यों करा यार? तो डिवाइड आपको इन सेक्शन में इसलिए करा ताकि आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो कि लगभग 500 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है, इन सभी 500 स्टूडेंट्स को टीचर एक साथ तो पढ़ा नहीं सकते। सबको समझना, सबको समझाना, सबसे बात करना, सबकी कॉपीज चेक करना, उसी एक लेक्चर में एक सिंगल सब्जेक्ट टीचर के लिए काफी मुश्किल काम है। तो भाई जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले रन कर रहे थे लोग, उन्होंने कहा यार स्टूडेंट्स को ऐसा करते हैं, जब स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ ज्यादा होने लग जाए तो इनको सेक्शंस में डिवाइड कर दो, है ना। ऐसा कुछ सोचा उन्होंने, तो उन्होंने 5 सेक्शन बना दिए, ठीक है। अब हर सेक्शन में आपके मान लो यहाँ पे 60 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, जब हर सेक्शन में 60 स्टूडेंट्स हो गए तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई। कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हुई? कि जो टीचर एक साथ नहीं पढ़ा सकते थे 500 बच्चों को, अब टीचर क्या कर रहे हैं कि उन 500 बच्चों के अलग अलग बैच बना रहे हैं, सेक्शन बना रहे हैं और सेक्शन को पढ़ा रहे हैं वन टाइम। यानी अगर मैं 60 स्टूडेंट्स से बात कर रहा हूँ तो बाकी स्टूडेंट्स को मैं अभी इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से कोई और सब्जेक्ट टीचर आ रहा है तो वो सिर्फ इन 60 स्टूडेंट्स पे फोकस कर रहा है, ठीक है। पहली बात तो ये, क्या एक क्लास के अंदर भी आपका बाइफर्केशन हो जाता है? क्या क्लास के अंदर भी आप क्लासीफाई हो जाते हो, डिवाइड हो जाते हो? हाँ, तो क्लास के अंदर भी आप लोग डिवाइड हो जाते हो। तो हम देखते हैं कि क्लास में बॉयज का रेशियो होता है एक, और हम गर्ल्स का रेशियो देखते हैं, ठीक है। तो वहां पे एक आपका मेजर जो बाइफर्केशन या क्लासिफिकेशन आता है वो ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर आप देखते हो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने, नंबर ऑफ बॉयज कितने, हम वो देखते हैं। अब ये भी करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है? तो ये करने का रूल इसलिए होता है क्योंकि भाई गर्ल्स की ड्रेस अलग है, बॉयज की ड्रेसेस अलग है, ठीक है। इसी तरीके से गर्ल्स के लिए जो कोड होगा, कोड ऑफ एथिक्स होगा, वो थोड़ा अलग हो जाता है, बॉयज के लिए जो कोड ऑफ एथिक्स है वो थोड़ा अलग होगा। तो कुछ एक दो पॉइंट्स के लिए उन्होंने इस तरीके का जेंडर में भी क्लासिफिकेशन किया कि इसको हम गर्ल बोलेंगे, इसको हम बॉय बोलेंगे, ठीक है। और इनके लिए ये सारे रूल्स हैं, इनके लिए ये सारे रूल्स हैं, ठीक है। अब इसके बाद गर्ल्स और बॉयज अब हैं तो स्टूडेंट्स ही, ठीक है, हैं तो सारे स्टूडेंट्स ही, तो मेजरली तो सारी चीजें चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो उनके लिए सेम ही होती है। तो इससे भी ज्यादा बड़ा क्लासिफिकेशन क्या होता है? उनकी परफॉर्मेंस, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस क्या क्लासिफिकेशन बन जाता है? हाँ, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस जो है वो क्लासिफिकेशन बन जाता है,
कैसे क्लासिफिकेशन बन जाता है, जैसा मैंने अभी सुना था, मैं पूछ रहा था कि क्या कोविड में अभी स्कूल में स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं, जब अभी सिचुएशन खराब नहीं हुई थी, तो जब गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया था, तो क्या हो रहा था कि पहले अबव टॉप 20 स्टूडेंट्स को बुलाया जा रहा था, फिर बिलो 20 स्टूडेंट्स को बुलाया जा रहा था, ठीक है, और फिर उसके बाद लास्ट में बुलाया जा रहा था जो बीच में एवरेज स्टूडेंट्स आ गए। अब क्या ये क्लासिफिकेशन किसी को नीचा दिखाने के लिए किया गया था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये क्लासिफिकेशन क्यों किया गया था? ताकि हम स्टूडेंट्स को उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे ध्यान दे सकें कि कौन सा स्टूडेंट किस कैटेगरी में आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, और उसको किस तरीके से पढ़ाने की जरूरत है। यार जो बिलो में है उसको तो बेसिक समझाऊंगा ना, कंसेप्ट ही नहीं क्लियर है उसके। जो टॉप में है उसके कंसेप्ट सारे क्लियर है, उसको टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैं ज्यादा अच्छे से करवाऊंगा। और जो एवरेज है उसकी ना मैं प्रैक्टिस दोनों चीजों में करवाऊंगा, टाइप ऑफ क्वेश्चंस में भी और कॉन्सेप्ट्स में भी। तो मेरी स्ट्रेटेजी तीनों टाइप के स्टूडेंट्स को डील करने के लिए बदल जाएगी। यहाँ पे भी हमारा क्लासिफिकेशन आया। तो क्लासिफिकेशन से सबसे पहला फायदा क्या होता है? क्लासिफिकेशन से यार किसी भी चीज को, किसी ग्रुप को स्टडी करना बहुत ही इजी हो जाता है। ग्रुप की प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाता है। उस ग्रुप को एक कॉमन एंगल से देखने का एक नजरिया बन जाता है ना। जैसे मान लो टॉप 20 है, तो एक मैं कॉमन एंगल क्या देख रहा हूँ, यार इन सब में कंसेप्चुअल नॉलेज है, इन सबको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने हैं। बिलो 20 है तो मैं कैसे देख रहा हूँ, यार इनकी ना कंसेप्चुअल नॉलेज नहीं है, इनकी आंसर राइटिंग स्किल्स नहीं है, इनको टाइप ऑफ क्वेश्चंस नहीं पता, तो इन पे तो बहुत ज्यादा मेहनत करती है। अब आ जाते हैं अपने चैप्टर के नाम पे, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो समझना अब आपके लिए थोड़ा सा सिंपल हो गया होगा कि क्लासिफिकेशन किया क्यों था। उसको जो एलिमेंट्स डिस्कवर होते जा रहे थे, ऐसा तो नहीं है कि एक एलिमेंट है, आज 100+ एलिमेंट्स हैं। तो उस समय एलिमेंट्स फाइंड होने की स्टेज चल रही थी, तो एलिमेंट्स 1 2 3 ऐसे फाइंड होते जा रहे थे। तो साइंटिस्ट ने बोला यार एलिमेंट्स तो हो सकता है बहुत सारे फाइंड हो जाए। तो उन्होंने कहा यार इनकी स्टडी करने के लिए ना यहाँ पे ग्रुपिंग बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? ग्रुपिंग बहुत जरूरी है, ताकि इनकी स्टडी कर सको। फिर उन्होंने नोटिस किया यार कुछ, मतलब ये तो नेचर में ही है ना, जैसे कुछ प्लांट्स सेम टाइप के हो गए, कुछ लोग सेम टाइप के हो गए, कुछ एनिमल्स सेम टाइप के हो गए। ऐसी जो मैन मेड चीजें हैं, जैसे कुछ लैपटॉप सेम कैटेगरी के हो गए, कुछ मोबाइल फोन सेम कैटेगरी के हो गए, तो यानी उनकी प्रॉपर्टीज भी तो सेम है। इसी तरीके से कॉमन एंगल बन जाता है। जैसे सैमसंग के प्रोडक्ट्स को देखने के लिए मेरा एक कॉमन एंगल है, एप्पल के प्रोडक्ट्स को देखने के लिए मेरा एक कॉमन एंगल है। उसी तरीके से हम एलिमेंट्स को अगर कैटेगराइज कर दें, क्लासिफाई कर दें, तो उनको देखने का एक कॉमन एंगल हो जाएगा। इसलिए यार एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया, ताकि उनकी स्टडी करना, उनकी प्रॉपर्टी जानना, और उनको एक तरीके से अगर मुझे डिस्क्राइब करना है, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा सिंपल हो जाए। इतना समझ में आया आप सभी लोगों को? कमेंट सेक्शन में एक बार बताओ इतना समझ में आया, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, बढ़िया। तो अब हुआ क्या कि जब ऐसे एलिमेंट्स फाइंड आउट हो रहे थे, तो सबसे पहले डोबर्नियर ट्रायड्स आए, है ना। सबको पता है डोबर्नियर ट्रायड्स जो है वो बहुत ही बेसिक स्टेज थी एलिमेंट्स की ग्रुपिंग की, है ना। ट्रायड्स बहुत ही ज्यादा बेसिक स्टेज थी, क्योंकि उस समय क्या था, ट्रायड्स के टाइम पे क्या था कि एक तो एलिमेंट्स बहुत ही कम थे, लेस एलिमेंट्स थे। दूसरा क्या था, उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में यार नॉलेज भी बहुत ही कम थी, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे इंस्ट्रूमेंट्स भी इतने अच्छे नहीं थे जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके प्रॉपर्टीज वगैरह हम उनके अच्छे से देख पाए, ठीक है। उतनी डिवाइसेस भी नहीं थी, रिसर्च अभी उस समय चली रही थी, एलिमेंटल स्टेज पे थी। तो ट्रायड्स कहा कि यार ऐसा करो कि 3-3 के ग्रुप में बांट दो। जब छोटा ग्रुप होता है, मान लो 12 बच्चों का एक ग्रुप आ गया, 12 एलिमेंट है, 12 स्टूडेंट्स है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, मैं इन 12 स्टूडेंट्स को 3-3 के ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। 3-3 के ग्रुप में डाल दूंगा, और मैं क्या करूंगा, मैं 3 सेम टाइप के, अगर मेरे को एक अच्छी टीम बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, 3 सेम टाइप के लोगों को एक ग्रुप में डाल दूंगा, 3 सेम टाइप के लोगों को एक दूसरे ग्रुप में डाल दूंगा। फिर ऐसा ही बिहेव करूंगा, और ऐसे मेरे 4 ग्रुप हो जाएंगे, जिसमें 3 लोग सेम टाइप के, लगभग सेम टाइप का बिहेवियर शो करते हैं, उनकी बॉन्डिंग एक दूसरे से हो सकती है, एक दूसरे की लगभग सिमिलर प्रॉपर्टीज वो एग्जिबिट कर रहे हैं, तो उनको एक ही ग्रुप में मैं डाल दूंगा, एक ही टीम में मैं डाल दूंगा। ऐसे ही डोबर्नियर ट्रायड्स वाली हमारी कैटेगरी में, क्लासिफिकेशन में किया गया। और यहाँ पे क्या देखा गया कि आप देख सकते हो, अगर आपके पास एनसीईआरटी है, तो पेज नंबर 80 में अगर आप देखोगे, तो उसमें जो स्टैंडर्ड लिया गया डिवाइड करने का,
अब यहाँ पे स्टैंडर्ड जो होता है, हमारी क्लास में स्टैंडर्ड हो गया परफॉर्मेंस, यहाँ पे स्टैंडर्ड लिया गया कि भाई एटॉमिक मास जो है उसके बेसिस पे और इनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिवाइड कर दो, और ये देखा गया कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है और ये जो थर्ड एलिमेंट है, इन दोनों एलिमेंट के एवरेज मास का जो एलिमेंट है उसको बीच में डाल दो। ऐसे यहाँ किया गया और ऐसे यहाँ किया गया, ठीक है, ये चीज करी गई। अब ये चीज जब करी गई तो एलिमेंट्स तो रुक नहीं रहे थे डिस्कवरी में, एलिमेंट्स डिस्कवर होते जा रहे थे। तो जैसे ही थोड़े और एलिमेंट्स बने तो बढ़े, तो ये कैटेगरी जो है ये फेल होने लगी। ये छोटी सी ग्रुपिंग थी। पहली बात, ये कैटेगराइजेशन का जो तरीका था उसमें एटॉमिक मास को स्टैंडर्ड लिया गया था। हालांकि आगे भी ये लिया गया कुछ टाइम तक, लेकिन उसी टाइम पे देखा गया कि यार जब हम बीच वाले एलिमेंट को स्टडी कर रहे हैं तो बीच वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है ज्यादातर छोटे, अभी तो कुछ 12 ही एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं, और देखा गया कि यार अभी से ही बीच वाला जो है एटॉमिक मास जो है वो डेसिमल में आ रहा है। तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम थी। फिर जब ज्यादा नम एलिमेंट्स डिस्कवर होने लगे तो वो ऐसी कैटेगरी में भी फिट नहीं होने लगे। ऐसा होने लग गया कि यार ये 2 लोगों की सेम प्रॉपर्टी है, अब ये 4 लोगों की सेम प्रॉपर्टी है, अब 8 लोगों की सेम प्रॉपर्टी है, ठीक है। 8th लेवल तक इस प्रॉपर्टीज का जो सिमिलैरिटी था वो बढ़ने लगा। तो फिर न्यूलैंड्स साहब आए, उन्होंने कहा यार ऐसे नहीं चलेगा काम। ट्रायड्स हमारा जो है वो एलिमेंट्स को क्लासिफाई नहीं कर पा रहा ठीक तरीके से, हम ऑक्टेव्स पे चलते हैं। तो जैसे आपने हिंदी में सुर में देखा ना, सारे गामा पादा नीसा, तो उसी तरीके से ऑक्टेव्स बनाया। तो ऑक्टेव्स में भी क्या हुआ कि एवरी 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है मैच कर रही है, और सेम टाइप के एलिमेंट्स को एक ग्रुप में डाल दिया गया। इसमें भी दिक्कत क्या थी कि स्टैंडर्ड जो था वो क्या था, एटॉमिक मास। ये बड़ी प्रॉब्लम थी। अब देखो एटॉमिक मास प्रॉब्लम क्यों थी, क्योंकि एटॉमिक मास जो है वो डेसिमल में भी आ रहा है। अब यार आप स्टूडेंट्स को काउंट कर रहे हो, तो कभी ऐसे स्टूडेंट्स गिने 6.5 स्टूडेंट, 7.5 स्टूडेंट, 8.5 स्टूडेंट, ऐसे तो नहीं गिने ना। तो ऐसा ही एलिमेंट्स को देख रहे थे कि यार एलिमेंट्स तो अलग अलग है ना, ये सब लोग डिस्क्रीट हैं, एलिमेंट्स जो है वो डिस्क्रीट है यानी अलग अलग है। अब जब एटॉमिक मास जो है वो आ रहा है डेसिमल में, तो कुछ ठीक से सीक्वेंस ही नहीं बन रही, सिचुएशन नहीं बन रही, ठीक है। प्रॉब्लम हो रही है कि डेसिमल में आ रहा है, तो फिर हम बीच में ग्रुप में डेसिमल में देख रहे हैं एटॉमिक मास को, अब कैसे क्लासिफाई करें, जैसे वो नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं तो उनको क्लासिफाई कैसे करें, ये एक प्रॉब्लम आने लगी, ठीक है। तो अब अगर आप पेज नंबर 81 में देखोगे तो वहां पे आपको इसकी लिमिटेशंस देखने को मिलेंगी, न्यूलैंड्स की भी, ऑक्टेव्स की भी। तो लिमिटेशन स्ट्रैट्स और ऑक्टेव्स की लगभग सेम है। पहली लिमिटेशन क्या है, जैसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा डिस्कवर होने लगे तो उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो फिट नहीं हो रही थी लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पे, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पे प्रॉपर्टी फिट नहीं हो रही थी। फिर एटॉमिक मास ही स्टैंडर्ड लिया गया था टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स, ठीक है। फिर उसके बाद जो ये जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव था ना, ये लाइटर एलिमेंट्स पे तो सही काम कर रहा था, लाइटर एलिमेंट्स की तो प्रॉपर्टी जो है वो सही फिट हो रही थी कि सेम ग्रुप के एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी एग्जिबिट कर रहे थे। लेकिन जैसे ही एलिमेंट हैवी होने लगे, बड़े होने लगे, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव भी जो है वो तहस नहस होने लगा, यानी कि उसका भी वहां पे वजूद जो है वो खतरे में आ गया। फिर दोबारा जरूरत पड़ी कि यार एक और क्लासिफिकेशन का रूल बनाया जाए। अब देखो हो क्या रहा है, 3 से 8 में आ गए, ठीक है, 3 से ऐसे करके ऑक्टेव्स में 8 में आ गए, तो हो क्या रहा है, एक टेबल बनती जा रही है। तभी लास्ट में हमें क्या देखने को मिलती है, पीरियोडिक टेबल देखने को मिलती है हमें लास्ट में, है ना। तो टेबल क्यों देखने को मिलती है हमें लास्ट में, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है उनकी अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो गई, प्रॉपर्टीज मैच कर रही हैं कुछ एलिमेंट्स की, एलिमेंट्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं और डिस्क्रीट बोल सकते हो बेटर वर्ड। तो इसलिए हमारा एक टेबल बनता जा रहा है। जैसे क्या है, आप सभी स्टूडेंट्स के अटेंडेंस रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए रजिस्टर की जरूरत पड़ जाती है ना। टीचर्स को रजिस्टर की जरूरत पड़ जाती है आपके अटेंडेंस को रिकॉर्ड कर को मैच करने के लिए, आपकी अटेंडेंस एक्चुअली में बाद में आउटपुट निकालने के लिए, स्टडी करने के लिए कौन कितना प्रेजेंट रहता है, कौन कितना एब्सेंट रहता है, ठीक है। ये देखने के लिए कि कितनी लीव्स थी हमारे पूरे एकेडमिक कैलेंडर में, ये देखने के लिए कि स्टूडेंट्स जो हैं वो किस क्लास के ज्यादा कंसिस्टेंट हैं प्रेजेंट होने में, और किस क्लास के स्टूडेंट बड़े इनकंसिस्टेंट हैं। तो रजिस्टर ही तो हुआ एक तरीके से पीरियोडिक टेबल भी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट्स की जगह क्या आ गए हैं, एलिमेंट्स आ गए हैं, ठीक है।
तो उसके बाद मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो है वो आने लगी, ठीक है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आई, और उस तक जब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जब आ रही थी और वो प्रोसेस में थी बन रही थी, तो तब तक अगर आप पेज नंबर 82 में देखोगे अपने एनसीईआरटी के, तो तब तक लगभग 63 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके थे, ठीक है। 63 एलिमेंट्स तब तक डिस्कवर हो चुके थे, और अभी भी ना एटॉमिक मास ही स्टैंडर्ड था। ठीक है, तो लाइन लिखी है कि when Mendeleev started his work 63 elements were known. He examined the relationship between the atomic masses of the elements and their physical and chemical properties. यहाँ पे मेंडलीव ने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को भी जोर देना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इस टाइम तक स्टडी बहुत आगे बढ़ चुकी थी, तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी रोल में आने लगे। उसने ये देखा केमिकल प्रॉपर्टीज में, उसने ये देखा, अगली लाइन अगर आप देखोगे, कंसंट्रेटेड ऑन द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। उसने देखा कि यार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ किस तरीके के कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं, तो उसने ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स की स्टडी भी स्टार्ट कर दी, और इसके बेसिस पे भी अपने क्लासिफिकेशन को एक शेप देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो बाद में देखोगे कि द फॉर्मूला ऑफ hydrides and oxides formed by an element were treated as one of the basic properties of an element for its classification. तो यहाँ पे फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स ये भी एक बेस बन गया क्लासिफिकेशन का, जो कि बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी। क्योंकि आप क्या है, देखो पहले तो देख लिया कि प्रॉपर्टीज मैच कर रही है नहीं कर रही है, ऊपर ऊपर से देख लिया, एटॉमिक मास को स्टैंडर्ड मान लिया, लाइटर एलिमेंट उसको स्टैंडर्ड मान लिया। अब लेकिन हम उसके अंदर तक जा रहे हैं, यानी अब क्या है, जैसे नई नई क्लास होती है ना, तो अभी होता क्या है कि कई बार ऐसा होता है टीचर को थोड़ी गलत फहमी हो जाती है। कैसे गलत फहमी हो जाती है कि मान लो न्यू क्लास है कोई, और उस न्यू क्लास में पहला चैप्टर आया इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। अब एक स्टूडेंट है जो बेचारा बड़ी मुश्किल से पास हुआ था, लेकिन उसने अपने फ्री टाइम में, जब वो पास होके अपने एक क्लास से दूसरी क्लास में जंप कर रहा था, तो उसने अपने फ्री टाइम में वो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। और उसको एक मन में विश्वास जाग गया था कि अब अगली क्लास में मैं अपना ये वजूद मिटा दूंगा कि मैं एक नालायक बच्चा हूँ, ठीक है। अब जब टीचर ने अपना क्लास में पढ़ाना स्टार्ट किया इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, तो उसने जवाब देने स्टार्ट कर दिए। तो टीचर की नजरों में वो कैसा बच्चा है, नालायक है या इंटेलिजेंट है? यार टीचर की नजर में तो वो इंटेलिजेंट है। टीचर कैसे जज करता है? जो बच्चा जवाब दे रहा है, एक्टिव है, रिस्पॉन्सिव है, डाउट्स पूछ रहा है, वो इंटेलिजेंट की कैटेगरी में आने लग जाता है एक तरीके से। तो ऐसा ही हो रहा था जब इतनी ज्यादा स्टडी नहीं हो रही थी एलिमेंट्स की, बहुत ही इनिशियल लेवल में थी कि बाहर बाहर की प्रॉपर्टीज देख के अच्छा ठीक है ये ऐसा है। लेकिन जब हम अंदर डीप में जाने लगे, अब हुआ क्या, वो स्टूडेंट ने पहले पहले तो जोश में स्टार्ट कर दिया, जैसे कई लोग जोश जोश में एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं, जिम जाना स्टार्ट करते हैं, जोश जोश में पढ़ना ऐसे ही स्टार्ट करते हैं कई लोग, और बाद में ड्रॉप कर देते हैं आइडिया। तो वो बेचारे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बाद मैग्नेटिज्म चैप्टर को पढ़ना भूल गया, और वहां पे वो डाउट्स भी नहीं पूछ रहा, वो एक्टिव भी नहीं है। अब टीचर को धीरे धीरे समझ में आने लग रहा है कि एक्चुअली में कौन बच्चे हार्ड वर्किंग हैं, कौन बच्चे इंटेलिजेंट या एब्जॉर्व करने की कैटेगरी में आ रहे हैं, और कौन बच्चे एक्चुअली में बिलो वाली कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। आप ऐसा मत समझना कि सर तो भेदभाव की बात कर रहे हैं, नहीं मैं भेदभाव की बात नहीं कर रहा, मेरी नजरों में तो सब बराबर है, लेकिन आपको ये कंसेप्ट को बेहतर समझाने के लिए थोड़ा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। तो जब मेंडलीव ने स्टडी करी ना, तो ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स कुछ इसी तरीके से डीपर प्रॉपर्टीज बन के आई, जिनसे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हो सकता था, ठीक है। तो आप देखोगे कि आज जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, वो लगभग मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। बस फर्क ये है कि अब जो हमारा क्राइटेरिया टू स्टडी द एलिमेंट्स है वो एटॉमिक नंबर है। अच्छा, यहाँ पे एक कंफ्यूजन थी, और वो थी हाइड्रोजन की प्लेसमेंट की। अब हाइड्रोजन, क्योंकि आपको पता ही है कि एटॉमिक नंबर जो है वो उसका 1 होता है, तो ये उनके साथ भी प्रॉपर्टी शो करने लगता है, जहां पे आप एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी शो करता है।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी शो कर सकता है जहां पे एक इलेक्ट्रॉन ले सकते हो। तो हाइड्रोजन एक हमारा कंट्रोवर्शियल एलिमेंट बन के रह गया, वो कभी इधर डालते थे कभी उधर डालते थे। तो हाइड्रोजन के अलावा लगभग पीरियोडिक टेबल जो वो स्मूथली डिस्कवर होने लगी। ठीक है, अब देखो इसके बाद सीधा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे हम आ गए, जहाँ पे ऑक्साइड्स, हाइड्राइड्स, एटॉमिक नंबर, इन सबको स्टैंडर्ड मान के एक पीरियोडिक टेबल जो है वो डिजाइन करी। ठीक है, तो अब आप सब लोग जो मेजर आप सभी लोगों को प्रॉब्लम थी वो ये थी कि यार सर हमें ट्रेंड्स याद करने में बड़ी दिक्कत आ रही है। ठीक है, अब ट्रेंड्स या चीजें जो हैं, देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको ऐसे ये तो मतलब पूरे एलिमेंट्स तो याद नहीं हो पाएंगे आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, लेकिन जैसे ग्रुप 1 2 ये याद होना चाहिए, फिर लास्ट के 4 ग्रुप वो याद होने चाहिए। यानी कि देखो मैं बताता हूँ, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स वाला ग्रुप याद होना चाहिए, इलेक्ट्रो पॉजिटिव वाला एलिमेंट्स वाला ग्रुप याद होना चाहिए, और इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला ग्रुप वाला एक याद होना चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव में लगभग वो कार्बन के बाद के जो आपके एलिमेंट्स वाले ग्रुप हैं वो याद होने चाहिए, और यहाँ पे आपका एक तो ये वाला याद होना चाहिए। ठीक है, और आपका कौन सा याद होना चाहिए, ये वाला याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपका ये वाला याद होना चाहिए। ठीक है, फिर ये वाला याद होना चाहिए। अब याद क्या है, थोड़े थोड़े एलिमेंट्स पता होने चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपको ये पता होना चाहिए। तो एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की खास बात क्या थी कि ये जो सारे एलिमेंट्स हैं जो कि एक पूरे ग्रुप में आ रहे हैं, इन सभी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन सभी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक खास बात। ठीक है, एक पीरियोडिक टेबल ही खोल लेते हैं कोई। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ये देख, ये पीरियोडिक टेबल आप सभी को दिख रही होगी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि यहाँ पे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इनकी प्रॉपर्टीज, फिर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड फर्दर इनकी प्रॉपर्टीज, फिर यहाँ पे आपका बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम इनकी प्रॉपर्टीज, फिर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड इनकी प्रॉपर्टीज, फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टोनिन इनकी प्रॉपर्टीज, फिर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन इनकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, लाइटर लाइटर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज थोड़ा सा याद रखो। ठीक है, ठीक है, सॉरी, मयंक भाई अपना माइक म्यूट। तो देखो ये हाइड्रोजन क्या है, इसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, और सभी के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो जो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है वो क्या बनता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ठीक है, तो हम ट्रेंड्स कैसे याद कर सकते हैं यार, वो जो आप पूछ रहे थे मैं उसी का लॉजिक बता रहा हूँ। देखो मैं भी कुछ रट नहीं रहा, ना मैंने रटा हुआ, ना मैं केमिस्ट्री पढ़ा था, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, लेकिन केमिस्ट्री मुझे उसी तरीके से रिलेटिविलिटी से याद है। ठीक है, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी जो है वो ये यहाँ पे एग्जिबिट होती है, और यहाँ पे जो +1 और +2 यानी एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, वो सारे इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। साथ के साथ क्या हम इस पूरे
ग्रुप के बंडल को मेटल्स में कैटेगराइज कर सकते हैं? हाँ, तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं वो मेटल्स है, यहाँ पे ये समझ में आ रहा होता है। फिर यहाँ पे ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यहाँ से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो घटती जा रही है, यानी मेटल से नॉन मेटल्स की स्टेज पे जाते जा रहे हैं, ठीक है, मेटल से नॉन मेटल की स्टेज पे जाते जा रहे हैं, और बीच में कुछ मेटलॉइड्स पड़ते हैं लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे पढ़नी नहीं है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है, लेकिन आप लेफ्ट टू राइट देखोगे तो वो डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करती है? क्योंकि भाई लेफ्ट टू राइट जो है वो यहाँ पे आउटर मोस्ट में 3 4 5 6 ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 4 5 6 ऐसे करके बढ़ते जा रहे हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या शेल में आपके इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपके सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव की कैटेगरी में आते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है? 17th ग्रुप वाला होता है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टोनिन होता है। तो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इनका ऑक्टेट स्टेबल। इन सभी एलिमेंट्स का एक कॉमन गोल है, और वो गोल है अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन करके स्टेबल बनना। हर कोई स्टेबल बनना चाहता है, हर कोई स्टेबिलिटी के लिए भाग रहा है ना, कि मैं ऐसा हो जाऊं कि मेरे पास घर हो, गाड़ी हो, पैसा हो, सब कुछ हो, है ना, एक नोबल काम भी कर लूं मैं, तो मैं स्टेबल हूं। तो ऐसे ही एलिमेंट्स जो है वो भी स्टेबिलिटी चाहते हैं, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 8 हो तो ये अपने आप को स्टेबल मानते हैं। उसके लिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, बस इसी की फाइट चलती रहती है, इसीलिए कंपाउंड बन रहे हैं, ठीक है। और कंपाउंड की प्रॉपर्टीज अलग अलग आ रही है। तो सब लोग मेहनत करते हैं, ठीक है, लेकिन कोई कम मेहनत कर रहा होता है, कोई बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा होता है, कोई कम मेहनत से ज्यादा आउटपुट ले रहा होता है, कोई ज्यादा मेहनत से कम आउटपुट ले रहा होता है, लेकिन अल्टीमेटली सबका कॉमन गोल क्या है? स्टेबिलिटी। जिंदगी में भी सबका कॉमन गोल स्टेबिलिटी है। इन बेचारे एलिमेंट्स का भी सबका कॉमन गोल क्या है? स्टेबिलिटी। इनकी स्टेबिलिटी क्या? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, हम स्टेबल बन गए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो प्रॉपर्टी है, जो ट्रेंड है, वो आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इस तरफ के आपके एलिमेंट्स की ज्यादा होती है, और इस तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बहुत कम होती है। तो देखें तो कि राइट टू लेफ्ट अगर देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, और लेफ्ट टू राइट देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उतनी नेगेटिविटी बढ़ेगी, जितने कम इलेक्ट्रॉन रिलीज होते जाएंगे उतनी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आएगी, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिस्क्राइब होती है, ठीक है। जस्ट उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है आपकी वो है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद नेक्स्ट चीज जो मेरे को लगती है एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज देखो, यहां से यहां जाते हैं, जब डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो आपका एक शेल बढ़ता जा रहा है। इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है क्या? डाउन द ग्रुप जा रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है क्या? नहीं, इलेक्ट्रॉन तो सभी में आउटर मोस्ट में एक ही है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि सबके शेल नंबर भी सेम हो? नहीं, शेल बढ़ते जा रहे हैं यार। यहाँ पे के, यहाँ पे के एल, यहाँ पे के एल एम एन, यहाँ पे के एल एम एन ओ, आगे जाके शेल नंबर बढ़ते जा रहे हैं। तो एक शेल, 2 शेल, 3 शेल, 4 शेल, ऐसे करके शेल्स बढ़ते जा रहे हैं। क्या शेल बढ़ेंगे तब एटॉमिक साइज बढ़ेगा? हाँ, शेल बढ़ेंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा। जैसे कि मान लो मैं घर बना रहा हूँ, अब मेरे घर में एक सिंगल फ्लोर है, अब सिंगल फ्लोर में ही रूम्स बढ़ाते जाऊं तो क्या फ्लोर बढ़ेगा? एक सिंगल फ्लोर है, उसी में 50 रूम बना दिए तो क्या फ्लोर बढ़ा? नहीं। लेकिन फ्लोर मल्टीपल बना रहा हूं और हर फ्लोर में सिर्फ एक ही रूम बना रहा हूं, तो क्या फ्लोर बढ़ रहे हैं? बढ़ रहे हैं भाई। यही केस है अपने एटॉमिक साइज का, एटॉमिक रेडियस का। जैसे शेल इंक्रीज होता जा रहा है तो क्या होता जा रहा है? फ्लोरिंग होती जा रही है। ऐसे याद रखो, जैसे शेल इंक्रीज होता जा रहा है वैसे क्या होता जा रहा है? फ्लोरिंग होती जा रही है, ठीक है। शेल बढ़ता जा रहा है, शेल बढ़ता जा रहा है तो साइज बढ़ेगा क्या? बढ़ेगा भाई। एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा क्या? बढ़ेगा भाई। लेकिन जब आप रूम बढ़ाते जा रहे हो और फ्लोर चेंज नहीं कर रहे तो क्या एटॉमिक साइज बढ़ रहा है? नहीं, वो कॉम्प्रेस हो रहा है। एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है? नहीं, वो कॉम्प्रेस हो रहा है। रूम्स जो है वो ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं तो वो भीड़ बढ़ रही है। भीड़ बढ़ रही है तो कंप्रेशन बढ़ रहा है ना। छोटे छोटे कमरे बनाते हैं तो क्या होता है? कंप्रेशन बढ़ता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, मेटलिक नेचर, नॉन मेटलिक नेचर, मेटलॉइड्स का नेचर, ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो यहाँ तक मैंने आपको डिस्क्राइब करी। इसके अलावा तो मुझे कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे दिख नहीं रही। जैसे वैलेंसी है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उससे पता चल जाती है, और आपका इसका फॉर्मूला होता है 2n² कि एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला जो होता है वो आप एक 2n² होता है।
तो जैसे के शेल में कितने आ सकते हैं, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप के, ये आपने 9th में पढ़ा है के एलिमेंट शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, वो आप इस स्क्वायर रूल से पता लगा सकते हो। तो पहले ना लिस्ट डाउन कर लो कौन कौन सी प्रॉपर्टी याद करनी है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी आपको चाहिए आपके एनसीईआरटी में, और फिर उसके बाद अपना जो टेबल है ना एक बार उसको खुद बना के देखो अपने उसमें क्या कहते हैं शीट में बना के देखो। वैसे तो इस टेबल को भी याद करने का तरीका है, अगर किसी ने बताया हो तो, मतलब इसमें याद करने के लिए भी एक ट्रिक होती है ना, आपको एलिमेंट्स भी याद करते हैं, जैसे हलीना करब से फरार, ऐसे करके ये वाला पूरा याद हो जाएगा, हलीना करब से फरार, फिर बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे, फिर यहाँ पे बाल गंगाधर इंडियन तिलक, कॉलेज स्टूडेंट गेट सन प्रॉब्लम, न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा, उससे टीपो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये याद ही हो जाता है, और हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडॉन ये स्पेशल केस है, इसको बताना भूल गया था। ये सभी लोग स्टेबल लोग हैं, इनको जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए। जैसा होता है ना कई बार हम एक बहुत बढ़िया घर देखते हैं, मतलब कोठी सी देखते हैं, महल सा देखते हैं, आगे वॉल्वो गाड़ी खड़ी हुई है, ठीक है, उसके पीछे गए बीएमडब्ल्यू खड़ी है, उसके पीछे गए मर्सिडीज खड़ी है, अंदर गए बहुत बड़ा जिम है, ऊपर वाले फ्लोर में है डाइनिंग रूम है, किचन है, 20-25 नौकर है, उसके ऊपर वाले फ्लोर में है, वहां पे सिटिंग एरिया है, लॉबी है, बालकनी है, पेड़ पौधे हैं। हम क्या बोलते हैं भाई ये तो स्टेबल है, इनको किस चीज की दिक्कत है, इन्हें तो किसी चीज की दिक्कत ही नहीं है ना, हम सब लोग यही कहते हैं ये तो बहुत ही स्टेबल लोग हैं यार, इन्हें किस चीज की दिक्कत है। ऐसे ही ये सारे हैं, ये हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडॉन, इसीलिए नोबल गैसेस हैं। नोबल मतलब नॉन रिएक्टिव, इनको नहीं मतलब, इनको नहीं मतलब कि समाज में क्या चल रहा है, ये अपना मस्त बैठे हुए, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इसी तरीके से अपनी जनरल लाइफ में देखो तो जो लोग काफी कुछ अटेन कर चुके होते हैं, अब ये जो अटेन या सेटिस्फेक्शन है ये ह्यूमन में तो बदल जाती है, कई लोगों के लिए सेटिस्फेक्शन मनी नहीं होती, काफी और चीजें होती हैं, और कई लोगों के लिए सेटिस्फेक्शन मनी और रिसोर्सेस होते हैं, मटेरियलिज्म होता है ना। तो जो सेटिस्फाइड है भाई वो क्या है, स्टेबल है, वो ज्यादा भागेगा नहीं, उसको ज्यादा हसल करते हुए नहीं देखोगे। जो स्टेबल मान चुका है अपने आप को, हसल मतलब भाग दौड़, जो स्टेबल मान चुका है उसको आप हसल करते हुए नहीं देखोगे। जो अपने आप को स्टेबल नहीं मानता वो ही हसल करता हुआ दिखता है आपको, जैसे कि साधु लोग, साधु लोग कैसे दिखेंगे आपको, ज्यादा मतलब ऐसे ज्यादा भाग दौड़ वाले ये सब नहीं दिखेंगे, ठीक है। आपको जो लोग बिजनेसमैन हैं, जो लोग आपको जॉब कर रहे हैं, जो लोग डेली वेज पे हैं, जो लोग डॉक्टर्स हैं, ये लोग हसल कर रहे हैं रोज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इफेक्ट एटॉमिक साइज मतलब, हाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जैसे बढ़ेंगे पीयूष, एटॉमिक साइज पे फर्क पड़ेगा। तो शेल नंबर अगर बढ़ रहा है तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। देखो शेल नंबर भी क्यों बढ़ रहा है पीयूष, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं ना। तो इतना तो पता ही होगा कि न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि शेल में प्रेजेंट है, और वो इलेक्ट्रॉन्स जब बढ़ेंगे तभी एटॉमिक साइज बढ़ेगा, तभी एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको आज समझ में आया होगा, और किसी का कोई डाउट है तो यार पूछ लो। मेरे हिसाब से तो ये इसी तरीके से कहानी है। तो देखो मैंने कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं बोला भाई इसे रट लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, नहीं, सब एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। कॉन्सेप्ट याद है तो आपको याद रहेगा। किसी का कोई डाउट, शंका? देखो आप क्वेश्चन पेपर्स वगैरह प्लीज सॉल्व करना, मतलब ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व ना करो, ठीक है। प्लीज क्वेश्चन पेपर्स आप सॉल्व करें, ठीक है। कोई डाउट है किसी का तो बता दो। ऐसे क्लास में पढ़ भी रहे हो या फिर ऐसे ही बैठे हुए हो? यस, फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स जो है ना वो अभी आप उनमें मत पढ़ो, क्योंकि वो थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट है। बेसिकली जिसमें वो कंपाउंड्स जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट्स होते हैं तो उनके ऑक्साइड्स बनते हैं और उनके हाइड्राइड्स बनते हैं, तो उनके अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। अभी 10th के लिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जब आप 11th 12th में जाओगे तब इंपॉर्टेंट होगा। बेसिकली बस अभी के लिए समझ लो कि वो एक क्राइटेरिया था टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स। और होमोलोगस सीरीज ये तो कार्बन वाले उसका है, चैप्टर का है। होमोलोगस सीरीज में आपको किसी और दिन में बताऊंगा। तो मेटलिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, ठीक है। और पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हो मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है, सिद्धार्थ, ठीक है।
होमोलोगस सीरीज कार्बन वाले आपके चैप्टर में है, तो किसी दिन जब कार्बन की बात करेंगे, कार्बन भी मेरा एक फेवरेट टॉपिक है, तो किसी दिन कार्बन की बात करेंगे तो होमोलोगस वगैरह भी समझाएंगे, वो CH2 और उसके बाद फर्दर जो फॉर्मूले लगते हैं CnH2n, CnH2n+2, CnH2n-2, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। चलो ठीक है, फिर अगर डाउट नहीं है तो बहुत बढ़िया बात है। डाउट हो कोई भी फिर भी तो ग्रुप में डालो, डाउट्स सॉल्व कर दिए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।